जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे अपोजिशन बमुकाबला अपोजिशन। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन, वो पंजाब के बड़े तूफानी बड़े ज़बरदस्त दौरे पे हैं और इस दौरान ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं बल्कि अपनी रिवायती हरीफ जमात मुस्लिम लीग नून पर भी सख्त तीरंदाजी कर रहे हैं। आज रहीम यार खान में जलसा कर रहे थे बिलावल भुट्टो और वहां पे बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने अपोजिशन के लिए, पूरी की पूरी अपोजिशन खासतौर पर नून लीग के लिए इस्तेमाल किए। नून लीग के लिए बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी दोगली पॉलिसी ना करें, जो काम आप कर रहे हैं वो ना तो मुफाहिमत है ना ही मज़ाहिमत है, ये मुनाफिकत है। तो बिलावल भुट्टो ने क्यों कह दिया नून लीग को कि वो मुनाफिकत कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने नून लीग पे एक बार फिर और पूरी अपोजिशन पे एक बार फिर जोर दिया कि जी आप हमारे साथ आके बैठें, आपने या तो इस्तीफे देने हैं या फिर आप हमारे साथ बैठ के आगे चलें और हम अदम एतमाद लाते हैं, उस्मान बुज़दार को गिराते हैं, जिससे इमरान खान की गवर्नमेंट भी जो है गिर जाएगी। बिलावल भुट्टो ने बड़े सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और उसके जवाब में फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बड़ा सख्त जवाबी वार किया। उन्होंने कहा कि जी बिलावल भुट्टो को जो ऑफर हुई, जो पेशकश हुई, वो हमें भी हुई थी लेकिन हमने उसको मुस्तरद कर दिया और हमें पता है कि बिलावल भुट्टो इस किस्म के बयानात क्यों दे रहे हैं। यहाँ तक कि मौलाना ने पीडीएम के टूटने को भी बिलावल भुट्टो की जिम्मेदारी करार दे दिया और ये कहा कि हमें पता है कि पीडीएम में मीर जाफर और मीर सादिक कौन थे। मौलाना फजल रहमान ने मीर जाफर और मीर सादिक किसको कहा है, ये बड़ा अहम सवाल है। और बिलावल भुट्टो जरदारी को क्या आखिर कोई ऑफर हुई थी? अगर हुई थी तो किस किस्म की हुई थी? एक तरफ मौलाना बिलावल भुट्टो जरदारी पे एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ उनकी बी टीम, उनके सहूलतकार बन के चलने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो भी अपोजिशन को हुकूमत की सहूलतकारी का इल्ज़ाम दे रहे हैं। क्या वाकई अपोजिशन हुकूमत की सहूलतकार है और अपोजिशन में से कौन हुकूमत का सहूलतकार है और हुकूमत को कौन सी सहूलत प्रोवाइड की जा रही है? और ये जो अपोजिशन की आपस की लड़ाइयाँ हैं, इसकी वजह से जाहिर है इमरान खान साहब मजबूत हो रहे हैं और यही वजह है कि इस वक्त 2/3 पाकिस्तान पे इमरान खान साहब की हुकूमत है। सर्वेज जो आ रहे हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के हक में आ रहे हैं, बावजूद इसके कि अपोजिशन हर दूसरे तीसरे दिन इस किस्म के बयानात देती है स्कैंडल्स का और अवाम के लिए तकालीफ का ढंडोरा पीटती है। तो इस सारे मंजरनामे के पीछे चल क्या रहा है उसको जानने की आज कोशिश करेंगे और इसके लिए प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकजी सरकर्दा सीनियर रहनुमा हैं, बड़ी पुरानी वर्कर हैं अपनी जमात की, सेनेटर डॉक्टर सरका साहिबा, और मेरे साथ मुस्लिम लीग नून से मौजूद हैं मरकजी सरकर्दा सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर गौस मोहम्मद न्याजी साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सरकर्दा मरकज रहनुमा है सेंटर आजिज धामरा साहब। सेंटर धामरा साहब, आपसे ही बात का आगाज कर लेते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जी बिलावल भुट्टो को जो ऑफर हुई थी वो हमें पता है और वो ऑफर हमें भी हुई थी, हमने उसको मुस्तरद कर दी और हम ये ऑफर खोलना नहीं चाहते वरना बहुत से महाज खुल जाएंगे, वरना बिलावल के बहुत से राज हमें पता हैं। तो क्या आपको कोई ऑफर हुई थी? कौन सी ऑफर हुई थी? मौलाना तो बड़े यकीन के साथ कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी को ऑफर हुई थी। किसने की, क्या ऑफर हुई? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, पहली बात तो यह है कि मुझे मौलाना साहब के लिए बड़ा एहतराम है और मेरी पूरी क़यादत को उनके लिए एहतराम है। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो पीडीएम के हवाले से बात कर रहे हैं कि उनको कोई ऑफर हुई या वो जो 2019 में मौलाना साहब ने जो एक धरना दिया था जिसकी पीपल्स पार्टी ने, हालांकि वो धरना जेयूआई की तरफ से था, अपोजिशन की ज्वाइंट प्लेटफार्म पे नहीं था। आपको मालूम है कि पूरे सूबे सिंध में उस वक्त भी लेट द रिकॉर्ड बी स्ट्रेट, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने कहा था कि मौलाना आप लॉन्ग मार्च लेके चलें, हम आपको ज्वाइन कर लेंगे। आपने भी कहा था, नून ने भी कहा था। जी 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 तो मैं आ रहा हूँ उसी बात पे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमने कराची में उनके लॉन्ग मार्च को वेलकम कहा था हर जगह पे, हत्ता कि मुझे भी पार्टी की इंस्ट्रक्शन थी और मैंने भी रास्ते में अपने जुलूस के साथ सकरंड में उनको वेलकम कहा था और आगे रुखसत किया था। जब वो, आपको मालूम होगा कि मौलाना साहब अभी कंटेनर पे इस्लामाबाद में पहुंचे भी नहीं थे, जो पहले लीडर पाकिस्तान के पहुंचे थे वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहुंच के इस्लामाबाद में भी उनको वेलकम कहा था पीपल्स पार्टी ने। अच्छा, वहां पर धरना लगा और कहा यह जा रहा था
कि दूसरी पार्टियां हमें साथ दें या ना दें, हाँ। मगर हम इस्तीफा के बगैर नहीं जाएंगे। हाँ। और फिर अचानक धरना खत्म हुआ और ये बयान दिया गया। पाकिस्तान की सियासत में देखें कितने अनमोल ये मौके हैं कि वो लीडर जो बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर ये तानाबानी कर रहे हैं कि हमसे कोई मुआहदा हुआ है कि मार्च में आपका हिस्सा आपको मिल जाएगा, और वो कहाँ गई मार्च, किसने मुआहदा किया, किस लेवल पे किया, किस पॉइंट पे किया, ये तो मौलाना साहब जाने और उनकी पार्टी जाने। और उनसे बात करने रहे थे ना सेंटर आजिज धामरा साहब की जब पीडीएम बनी थी उससे पहले आप ये सवाल पूछते ना, ये तो पीडीएम बनने से पहले के किससे आप सुना रहे हैं ना, तो अब क्यों याद आ गए ये सवाल? मैं तो काबिल एहतराम, मैं तो उसी काबिल एहतराम लीडर के बारे में कह रहा हूं जिन्होंने आज मेरे लीडर पे ये बात की है कि उनके पास बहुत सारे राज हैं और उन्होंने पीडीएम को तोड़ा है, और उनको जो ऑफर हुई है उनको ऑफर पहले हुई थी। तो मैं वही कह रहा हूं कि वो जो ऑफर जिनके ऊपर एतमाद करके आपने अपना धरना खत्म कर दिया था, तो वो भी कौम के सामने ओपन होना चाहिए ना कि किसने आपसे बात की, किस लेवल पे की, क्या देना चाह रहे थे, किस आसरे पे आपने वो लॉन्ग मार्च वो धरना खत्म कर दिया था। अब आते हैं पीडीएम के ऊपर। यानी कि आप भी कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान को उस वक्त कोई ऑफर हुई थी? सेंटर आजिज साहब, आप कह रहे हैं कि मौलाना को उस वक्त कोई ऑफर हुई थी कि अपना लॉन्ग मार्च उन्होंने खुद यहाँ से उठा लें? धरना उन्होंने खुद कहा, उन्होंने खुद ऑफिशियली कहा, चौधरी बरादरान ने कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा उन्होंने चौधरी बरादरान की बात की थी कि चौधरी बरादरान ने मुझसे वादा किया था कि मार्च में जो है ये क्या वादा है वो भी बताए ना। अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो फिर वो कहाँ गए? आपका रिएक्शन के तौर पर भी तो आपको उस वादे खिलाफी के खिलाफ कोई रद्द-ए-अमल देना था ना, वो बात वहाँ खटाई में पड़ गई या खत्म हो गई। अब आते हैं पीडीएम के ऊपर। देखिए पीडीएम के ऊपर डे फर्स्ट से हमने ये कहा कि हमने तो तैयारी कर दी थी लॉन्ग मार्च में। आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूँ, पहले भी हमने कहा है कि उस लॉन्ग मार्च की सबसे ज्यादा जो तैयारी थी वो सिंध में पीपल्स पार्टी ने की थी। पूरे सूबे में हमने दौरे किए, बाकी जमायतों ने की होगी मगर सतही लेवल पे की होगी, मगर सिंध में हमने तैयारी की। अचानक हमें ये फरमाइश आ गई पीडीएम की जानिब से कि जी इस्तीफा के बगैर लॉन्ग मार्च नहीं होगा। हालांकि ये पहले तय था कि लॉन्ग मार्च होगा, उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगी, उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो है वो लॉन्ग मार्च का है। अब जो लास्ट ऑप्शन था वो अचानक कैसे पहले आ गया? उस शर्त के बगैर आप लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहते थे, उस शर्त के बगैर आप धरना नहीं देना चाहते थे। तो ये क्या मीर जाफर का किरदार किसने अदा किया ये कौम भी जानती है, हम भी जानते हैं, इसलिए हमारा भी मुंह ज्यादा ना खोला जाए। अपोजिशन से ताल्लुक है और हमारी ख्वाहिश है कि पीडीएम की सूरत में भी अगर कोई स्ट्रांग अपोजिशन होती है, अगर वो इस्तीफा देके कोई धरना शरना देते हैं तो हम उसको वेलकम कहेंगे। और ये अच्छा है और गुड सेंस है कि अपोजिशन जो है वो पीडीएम जो है वो अपने ही जो उनकी तयशुदा शेड्यूल था जिसके ब्याह पर उन्होंने पीपल्स पार्टी को बाहर कर दिया पीडीएम से, इस्तीफा दे दें, कल दे दें, हम वेलकम कहते हैं, हम तालियां बजाएंगे, हम खुशामदीद कहेंगे। मैं तारुफी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा, एक पीडीएम कर ले, धरने का ऐलान कर दे, धरने से पहले इस्तीफा दे दे। मतलब आपने पीपल्स पार्टी को निकाल दिया। पीपल्स पार्टी की पॉलिसी आज भी पीडीएम अमल पे रहा है उससे, और आप इल्जाम लगा रहे हैं बिलावल भुट्टो के ऊपर। पॉलिसी हमारी चल रही है, इस्तीफा आपके नहीं आ रहे हैं। ठीक है, पीपल्स पार्टी अलग हो गई आपकी, ठीक है आपसे। अब जितनी भी तादाद है आपके पास असेंबलियों में, इस्तीफा दे दें। मामला क्वांटिटी का नहीं होना चाहिए, नंबर का नहीं होना चाहिए, मामला उसूलों का होना चाहिए। ठीक है सेंटर साहब, यू हैव मेड योर पॉइंट, लेट मी टेक द आंसर फ्रॉम मुस्लिम लीग नून। सेंटर हौस साहब जवाब दीजिए इस बात का, और खासतौर पर बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून पे दोगली पॉलिसी, हुकूमत की सहूलतकारी, मुनाफिकत का उन्होंने कहा जो आप कर रहे हैं ना तो ये मफाहिमत है, ना ही ये मज़ाहिमत है, ये मुखालिफत भी नहीं है, मुनाफिकत है। तो बड़े बड़े इल्जाम लगाए हैं बिलावल भुट्टो साहब ने आप पे। सेंटर हौस साहब, पीडीएम जो है उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तमाम पार्टी के दरमियान और इसको खत्म होना चाहिए। मकसद सबका आप एक रैली था कि हुकूमत को चलता करना है, उस पर तरीके का आप इख्तलाफ हो गया। उसमें पीपल्स पार्टी का अपना तरीके का, वो कहते थे कि जी हमें तो अदम एतमाद है कि इसको खत्म करें। हमारा ये वर्जन था कि अदम एतमाद तो पहले हम कई दफा कर चुके हैं, सेनेट में आ चुके हैं, इसमें कुछ और पार्टियां कुछ और चीजें आ जाती हैं जिससे ये हमारी जो है कोशिश नाकाम हो जाती है। तो हमें लॉन्ग मार्च की तरफ जाना चाहिए। और फजल रहमान साहब ने ये कहा कि हमें जो है डिजाइन दे के फिर जो है लॉन्ग मार्च पे जाना चाहिए।
इस पे पीपल्स पार्टी थोड़े पीछे हट गई कि नहीं, हम रिजाइन नहीं देंगे, हम ऐसे लॉन्ग मार्च करेंगे। तो मौलाना साहब ने कहा कैसे हम रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो इसके खिलाफ हो गया। तो हम कोशिश कर रहे हैं, अब भी कुछ नहीं किया, अभी हम जो है इकट्ठे बैठ सकते हैं और एक का लायमत बना सकते हैं। हमें बावजूद इसके कि बिलावल भुट्टो आपको मुनाफिक कह रहे हैं, आपको दोगली पॉलिसी वाला कह रहे हैं, आपको हुकूमत का सहूलतकार कह रहे हैं, इतनी सख्त तीरंदाजी कर रहे हैं, उसके बावजूद आप लोग बिलावल भुट्टो के साथ बैठेंगे? देखिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग है। अच्छा। कि जी शायद वो समझते हैं कि जी आप देखो फिर हमने तो जाके जलसा कराची में जलसा करके दिखाया। हाँ। कि हम अपने मकसद से हटे नहीं, हमारा मकसद यही है कि हम इस हुकूमत को गिराना चाहते हैं। ठीक। अगर लेकिन उनकी अपनी सोच है, ठीक है, कहाँ पे आप ही एक दो डिप्लोमेसी मेरे में चल रही है और मैं ज्यादा कोई ऐसी बातें नहीं करूंगा जिससे पीडीएम में ज्यादा इख्तिलाफात बढ़ जाए। हम आप ही पीपल्स पार्टी वालों का एहतराम करते हैं, मौलाना साहब का एहतराम करते हैं, हमें मौलाना साहब को भी दिल बड़ा करना चाहिए। अगर मकसद हुकूमत गिराना है तो इससे हुकूमत नहीं गिरेगी। हाँ। आप देखो वो पंजाब की बात करते हैं कि पंजाब से शुरू करें, हमें ये जरा शो करे ना। आप पीपल्स पार्टी के पास 7 सीटें हैं, 7, तो 7 हमारे पास है 166, उस मिला के 173 और हुकूमत गिराने के लिए 186। आप भला बताएं कि किस तरह ये आतंकवाद हो सकती है। या तो हमें बताया ना, स्पीकर बताएं कि तनाव बंदे शो करें, वो भी शो नहीं कर रहे और फिर कह रहे हैं हुकूमत गिराएं। तो सेंटर हौसा पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारे पास बंदे मौजूद हैं, वो जहांगीर तरीन ग्रुप को और जो बाकी डिस्ग्रंटल्ड हैं पीटीआई में पंजाब में, उनको साथ मिलाने का वो पुरयकीन है। वो कहते हैं नंबर्स हमारे पास हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप दोगली पॉलिसी खेल रहे हैं, आप लोग पंजाब में गिराना ही नहीं चाहते, आप उस्मान बुज़दार के लिए सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं आप पे, आप कह रहे हैं कि मिलके बैठे। किस तरह मिलके बैठे? आप देखें ना जी, हम तो यही चाहते हैं कि हमारे साथ बैठे और नंबर गेम शो करें। हाँ। आप एक चीज ये कहते हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो हमारे साथ आ जाएगा। हाँ। भाई किसी मौके पे जहांगीर तरीन साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम हुकूमत अदम हो तो हम इनको साथ देंगे, किसी मौके पे? ठीक है, ठीक। वो बार बार कहेंगे हम तो पीटीआई हैं हमारा, तो उस पर हमें ये है। और अगर हमने कोशिश की भी सही इनके कहने पे और फिर नाकाम खुदा न खास्ता हो गए तो ये सा और मजबूत हो जाएंगे और ये जो है इनका जो रवैया जो है और जो है वो खतरनाक हो जाएगा। और रवैया जो जिससे इंतकाम की बावजूद इसके कि पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ी सख्त और शदीद तीरंदाजी हो रही है, सेंटर हौस साहब आप बड़ा मुफाहिमाना, बड़ा दोस्ताना किरदार अदा कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ। डॉक्टर ज़रका साहिबा आपकी तरफ में आऊंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी कौन कर रहा है? पीपल्स पार्टी कर रही है, नून लीग कर रही है, मौलाना कर रहे हैं, आपके सहूलतकार आखिर हैं कौन और क्या सहूलत ले रहे हैं? आप किससे क्या सहूलत ले रहे हैं डॉक्टर ज़रका साहिबा? बहुत शुक्रिया जी, ये तो आप बड़े पते के सवाल पूछ रही हैं, ये सारे परेशान हो जाएंगे। एक तरफ वो पीडीएम का ढडोरा पीट रहे हैं, कभी ढोल बजाते हैं, कभी जलसे करने की नाकाम कोशिशें करते हैं। हाँ। और आप ऐसी बातें करके उनका पोल तो ना खोलें। हर किस्म से वो सहूलतकारी, आपस की लड़ाइयाँ, अपना झूठ, पूरी कौम को फ्रॉड करके जिस तरह से पैसे बनाएंगे। अब क्या आप ये पुरानी बातें, फिर आप लोग कहते हैं मिल के बैठे। अगर मैंने ये सारी बातें दोबारा से करनी शुरू कर दी तो फिर कैसे मिल के बैठेंगे? ये तो बहुत नाराज हो जाएंगे सारे। तो अब मसला ये है कि देखिए ये सब बातें एक तरफ, हमें पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। इस वक्त रीजन की जो सियासत है उसको समझ के हमने यकजान होके पार्लियामेंटेरियंस को पाकिस्तान के इश्यूज के ऊपर बात करनी है। अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसके हवाले से हमारी एक आवाज होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से हमें प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। सिंगल नेशनल करिकुलम है, उस पर हम तो कहते हैं पाकिस्तान के इश्यूज पे बात करें, हम पे तनकीद करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पाकिस्तान को आगे लेके चलें। ये आपस का जो दंगल, आपस की नूरा कुश्ती, आपस की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, इससे बाहर निकले। पाकिस्तान के अवाम को अब 74 साल की उम्र में इस मुल्क का वक्त है
कि हम सही बात करें, हम अब ये मुनाफकत, हम अब ये आपस की जाती फायदे और मुल्क की तबाही, इन कामों से आगे निकले। कि हमें अपोजिशन तो कहती है कि इस मुल्क का जी, सबसे बड़ा मसला ही आपका होना, यानी कि डॉक्टर ज़रका का होना नहीं, आपकी पार्टी का होना, आपकी पार्टी की हुकूमत का होना है। तो वो कहते हैं सबसे बड़ा मसला यही है और इस हुकूमत को गिराना कैसे है। अब इसमें इख्तलाफात हैं पीपल्स पार्टी और पीडीएम और नून लीग के दरमियान। जी जी, तो वो तो खैर देखिए ना, बात ये है कि वो तो ये करते रहेंगे और हम भी उनको देख, जमहूरियत में तो जमहूरियत का हुस्न है, बचपन से हम यही सुनते आए हैं, तो करें जो कुछ कर सकते हैं। हाँ। इस्तीफे इन्होंने नहीं देने क्योंकि ये मराहत छोड़ना नहीं चाहते। जो मेंबर नेशनल असेंबली है वो क्यों छोड़े अपनी तनख्वाह, क्यों छोड़े अपने फायदे, जो सेनेट में है वो क्यों छोड़े। ये सब कहने की बातें हैं, ये अपने टीवी के ऊपर अपना जोशे खिताबत को चमकाने के लिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और उनको सिर्फ इस बात से कंसर्न है कि जो उनके केसेस, अब आप देखिए ना, मरियम नवाज साहिबा का केस था, उन्होंने अपना लॉयर ही हटा दिया और उन्होंने, वो चाहती हैं कि केस लटके, जो कि सब लोग चाहते हैं केस लटके। जब कोई ऐसा आ जाए हमारे पास, जुडिशरी जो हमारी बात सुने या हुकूमत हमारी बात सुने, तब तक केस लटकाएं, उसके बाद हम क्लीन चिट ले जाएं। तो ये बड़ा अफसोस है हमारे मुल्क में कि जो रूल ऑफ लॉ है उसके ऊपर बात होनी चाहिए, आपके इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और आपको असूल की बात करनी चाहिए। अब लोग इतने बेवकूफ नहीं रहे। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान हर हुकूमत में पावर में होते थे, खा नून लीग की हुकूमत हो, खा पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो। पहली दफा है कि वो पावर में नहीं है। अब उनको, अब आपको देखा किस तरह उन्होंने जलसे किए। पीडीएम का भी जो तमाशा एक इन्होंने लगाया हुआ है, चंद महीने कहीं से पैसे आते, कभी बाहर से आते, कभी अंदर से आते, ये वो तमाशा एक थिएटर लगा लेते हैं। पीडीएम को बाहर से पैसे आते हैं, इसलिए थिएटर के बाद ज़रका साहिबा, पीडीएम को बाहर से पैसे आते हैं, कहां से? देखिए जी, अब मैं अब ये तो नहीं कह सकती कि कहां से आते, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपके इंडिया का जो डिस इन्फॉर्मेशन लैब थी, जिसके साथ 100 वेबसाइट्स थी, वो कौन चला रहा था और उसको यहाँ से कौन सपोर्ट करता था? आपको पता है, अभी जब अमेरिका से जो सैंक्शन पाकिस्तान, जब ये हालात हुए, अफगानिस्तान से जब ट्वीट्स निकली, तो उसमें 30% ट्वीट्स पाकिस्तान से हुई। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में क्या आप और मैं करेंगे कि सैंक्शन पाकिस्तान? कौन लोग हैं जो पाकिस्तान से सैंक्शन पाकिस्तान से आपके पास सबूत है, सोशल मीडिया पे आपके पास सबूत डाल रहे हैं पीडीएम को बाहर से पैसे आ रहे? अरे गरीदा मेरी गुजारिश सुने। फवाद चौधरी साहब ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये सैंक्शन पाकिस्तान जब हुआ है, जब ये ट्विटर पे ट्रेंड आया था सोशल मीडिया पे, तो इस पे कहां से आई थी 1 मिलियन से ज्यादा आपकी ट्वीट कहां से आई थी? That was a faulty report. That was a wrong report. That was a faulty report. और उस रिपोर्ट में जो चीज सामने आई आउट नहीं, लेकिन आपने बहुत बड़ी बात कही। आपने कहा पीडीएम को बाहर से पैसा आ रहा है। क्या पीडीएम को वाकई बाहर से पैसा आ रहा है? देखिए जी, जो आपके इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो कहा करते थे कि पाकिस्तान में हर साल हम $14 बिलियन अपना एजेंडा चलाने के लिए लगाते हैं। आप मुझे बताइए, कालाबाग डैम पाकिस्तानियों ने ही शूट डाउन किया ना? क्यों किया? अगर कालाबाग डैम आज से 30 साल पहले बन जाता तो क्या हमारे बहुत से मसाइल हल नहीं होते? क्या वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं था? क्यों हमने उसको शूट डाउन किया? क्यों हम इस तरह के काम करते हैं जो पाकिस्तान के लिए ही बुरे होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी जाती फायदे में होते हैं? डॉक्टर ज़रका, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, मुझे अलाउ कीजिए कि एक छोटी सी ब्रेक ले लें, उसके बाद वापस आएंगे। तो डॉक्टर ज़रका साहब ने एक बहुत बड़ी बात कर दी है कि पीडीएम को बाहर से पैसा आ रहा है, अंदर से भी पैसा आ रहा है। ये पीडीएम से भी सवाल करेंगे और पीपल्स पार्टी से भी सवाल करेंगे कि इस बारे में वो क्या कहती है, क्योंकि वो भी पीडीएम का हिस्सा तो रही है। डॉक्टर ज़रका साहिबा, सेंटर आजिज धामरा साहब, सेंटर खौस न्याई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर आजीज धामरा साहब, बड़ा इल्जाम लगाया है डॉक्टर जरका साहिबा ने कि पीडीएम को बाहर से भी पैसे आ रहे हैं और इनडायरेक्टली वो उसके जो है सबूत वगैरह जो कि चलते रहे हैं पाकिस्तान के मंजरनामे पे, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा इल्जाम है। पीपल्स पार्टी भी पीडीएम का हिस्सा रही है। सेंटर आजीज धामरा साहब जी गरिदा, अगर मुझे अलाउ करेंगे तो मैं तमाम बातों का थोड़ा जल्दी में जवाब दे दूं। जी इन्होंने कहा कि ये इस्तीफा नहीं देंगे अपोजिशन वाले, जब तक हम पीडीएम का हिस्सा थे तब तक का मैं जवाब देता हूं कि पीपल्स पार्टी का ये मौकूफ रहा है। हमने 85 में सिर्फ इलेक्शन का बाइकआउट किया था, उसके बाद पीपल्स पार्टी का ये मौकूफ है कि वो हर इलेक्शन में हिस्सा लेगी, चाहे कोई हल्का हमारा सख्त मुखालिफ हल्का क्यों ना हो, और हम बाई इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। और जब तक बाई इलेक्शन में भी हिस्सा ना लेने की बात थी पीडीएम में, तो हमने कन्वेंस किया था पीडीएम की तमाम जमायतों को, और वो कन्वेंस हुई थी और तमाम बाई इलेक्शन में हमने हिस्सा लिया, और तमाम बाई इलेक्शन में पीटीआई को शिकस्त नसीब हुई थी। जब पीडीएम से पीपल्स पार्टी को निकाल दिया तो सियालकोट में अपोजिशन को नुकसान जरूर हुआ। और जहां तक पीडीएम को बाहर से पैसे और जल से बाहर से करने वाली बात है कि ये पैसों से होते हैं, तो एक गरीब शख्स था जिसको घर भी गिफ्ट में मिला था, जिसका नाम इमरान खान है, उसके बड़े बड़े जलसे कैसे हो रहे थे, कहां से हो रहे थे, कौन फंडिंग कर रहा था, उसके लिए मैं नहीं इल्जाम लगाऊंगा। उसके लिए एस अकबर केस है जो बड़ा मशहूर केस है, और एस अकबर जो है वो 1 घंटे के लिए भी पीपल्स पार्टी से कभी उनका ताल्लुक नहीं रहा, ना किसी अपोजिशन की जमात से ताल्लुक है। वो पीटीआई का फाउंडर मेंबर है, वो चिल्ला चिल्ला के इंसाफ के लिए भागदौड़ कर रहा है, और ये बड़े क्रेडिबल जो है अपने किरदार के, ये अदालतों में जाके उस केस को चलने नहीं देते, स्टे पे स्टे ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 23 बेनामी अकाउंट जो बाहर से फॉरेन फंडिंग हुई है, वो पैसे कहां खर्च किए हैं पीटीआई ने, वो तो भांडा आपके एस अकबर ने खोल दिया है। मोहतरमा उसको जवाब दीजिए, या उसके खिलाफ जो आपने अपीलें दाखिल की हैं उनको वापस लें। पीडीएम का हिस्सा पीडीएम की क़यादत देगी। जब तक हम पीडीएम का हिस्सा थे, हम अपने ही अकाउंट्स में अपने ही पैसे से जलसे करते थे। अगर जलसा करना फॉरेन फंडिंग है, बाहर से पैसा आता है, तो उस गरीब शख्स से पूछिए जो अभी भी कहता है कि मेरे पास घर नहीं है, मैं अपने घर का खर्चा नहीं चला सकता। उनसे जरा ये मालूम करें, और एस अकबर से जरूर आप मालूम करें कि ये जो 23 अकाउंट हैं जो चोरी की है आपने फॉरेन फंडिंग के हवाले से, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की जेबें काटी हैं आपने, वो तो हिसाब किताब आपसे एस अकबर केस लेगा। और जो कालाबाग डैम की बात की ना, देखे पीटीआई की मुनाफकत, अच्छा हुआ कि मेरी बहन ने यहाँ पे ये बात ओपन कर दी कि प्राइम मिनिस्टर, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और एक साबिक चीफ जस्टिस साहब ने ये बेड़ा अपने हाथ में उठाया था कि वो कालाबाग डैम के लिए पैसे फंडिंग करेंगे। बाहर गए, बड़े बड़े कीमती होटलों में खाना खाया और वापस आए, कहा कि इतने अरबों रुपए जमा कराए। आज आपको मालूम है कि उस अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं? 8 लाख से ज्यादा नहीं है। वो पैसे कहां गए? वो आपने चोरी कर दिए। अगर आपको इतना डैम बनाना था तो 3 सूबाई असेंबलियों ने बार बार रिजेक्ट किया है कालाबाग डैम को। इसलिए आप सिंध की जमात जो है आपकी पीटीआई, उनसे कहें कि वो क्यों मुखालफत करती है सिंध में कालाबाग डैम की, क्यों मुनाफकत करती है। अगर ये आपकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है आज गरीदा के प्रोग्राम में, तो आप मेरे इस जवाब के बाद आप ये कहें कि ये पीटीआई की ऑफिशियल पॉलिसी है कि कालाबाग डैम बनेगा। अगर बनेगा तो वो जो फंडिंग आपने कलेक्ट की थी वो कहां गई? आपने तो हमेशा जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी तरफ से दिए गए पैसों पे डाके डाले हैं। आपकी परफॉर्मेंस है कोई नहीं। इसलिए अगर टॉक शो बंद हो जाए ना गरीदा, अगर टॉक शो बंद हो जाए तो पीटीआई की परफॉर्मेंस 0 पे चली जाएगी। ये सिर्फ टीवियों पे, प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि आपकी मईशत बिल्कुल ठीक हो गई है, आपकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो 4 से 5% चली गई है। तो बाबा आप पेट्रोल क्यों महंगा कर रहे हो, बिजली क्यों महंगी हो रही है, दवाई की कीमत क्यों नीचे नहीं आ रही है, तो सस्ता हो गया है आटा क्यों महंगा है? जब आपकी मईशत उड़ान पकड़ चुकी, आप 3 साल के बाद ये कहते हैं ढिठाई के साथ कि हमने कंट्रोल कर दिया है मईशत पे और ठीक हो गई है, अब जीडीपी ग्रोथ कर रही है, तो महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो रही? या तो आप जीडीपी ग्रोथ करने वाली बात झूठ पे मुबनी कर रहे हैं, या तो कहें कि महंगाई पाकिस्तान में नहीं है। मतलब क्या करना चाहते हैं, डायरेक्शन क्या है आपकी? डॉक्टर जरका साहिबा इसका क्विकली जवाब दें, फिर मैं सेंटर हौस साहब की तरफ जाती हूँ। एक तो कालाबाग डैम के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है सेंटर आजीज धामरा साहब ने कि जी आपकी अपनी पीटीआई के जो सिंध के लोग हैं वो कालाबाग डैम की मुखालिफत कर रहे हैं, तो आपका स्टैंड है क्या केबीडी के हवाले से? देखिए जी, मैं तो ये बात कर रही हूँ, आई एम अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। हाँ,
मेरी अपनी एक ओपिनियन है। मेरी ये ओपिनियन है, जो मैंने पढ़ा है, जो मुझे समझ आई है, उसमें मुझे ये समझ आई है कि कालाबाग डैम को जिस तरह से अपोज किया गया इस मुल्क में, एक कालाबाग डैम अगर यहाँ बनता, अब तो खैर बहुत पानी उसके ऊपर से चला गया, लेकिन उससे पाकिस्तान के 50% इशू सॉल्व हो जाते। पानी के हवाले से, बिजली के हवाले से, इतना आपको एक बहुत बड़ा डैम मिलना था। नेचुरल वहां पर जो सिचुएशन है, इट वुड हैव हेल्प। दूसरा, इनके कुछ फैक्ट सही नहीं है। जो जस्टिस साकिब निसार साहब ने जिस डैम के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, वो कालाबाग डैम नहीं था। इनको गलत फहमी है, वो दासू डैम था। और तीसरी बात ये कि क्यों पाकिस्तान के लोगों ने क्यों अपोज किया कालाबाग डैम, इसकी आप रिसर्च करें। हाँ। तो इसमें बहुत सा इसमें लॉबी हुई, बहुत से लोगों के व्यूज, जिस तरह अभी हो रहा है। आप देखिए, जिस तरह ईवीएम के पीछे कोई उसकी बेसिस नहीं है, लोगों को फैक्ट्स का पता नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन इसी तरह से ईवीएम के मामले को आप जी। क्रिस्टल क्लियर रखें ना, आप उसको शफाफियत के साथ रखें। मिसाल के तौर पे कल परसों ईसीपी ने जो है अपने 37 कंसर्न्स, अपने रिजर्वेशंस, अपने एतराजात दिए। आज आप लोगों ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। आपने कहा जी ये दिस इज अ जोक। आप तो मानते ही नहीं एतराजात, ना आप इलेक्शन कमीशन के मानते हैं, ना आप गुजारिश खरीदा। ये है, एक मिनट बात ये है कि 37 जो उन्होंने ऑब्जेक्शंस की, उसमें से 27 जो थी, दे वर नॉट रिलेटेड टू ईवीएम। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज अ टूल। इट इज लाइक आपने फोन है आपके पास, आपने उसको हेडफोन्स लगा लिए। द इशू इन पाकिस्तान ये नहीं है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करनी है। इशू अगर आपके वाकई जो इश्यूज हैं वो आपके इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जो आपकी प्रोसेस है इलेक्शन के पोल की और बाकी सारे इश्यूज। सो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये तो एक टूल है, उसको आप जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसे वो इस्तेमाल हो जाएगा। उससे सिर्फ ये होगा कि जो मरे हुए लोग हैं उनके वोट नहीं डलेंगे, जो जाली वोट है वो नहीं डलेंगे, एक आदमी एक से ज्यादा वोट नहीं डाल सकेगा। आपका जो आरओज के साथ जो आपने पहले सेटिंग्स की हुई थी वो नहीं हो सकेंगी। तो धांधली आपकी उस तरह से नहीं हो सकेगी जैसे आप पहले करते आए हैं। ये तो और पाकिस्तान के इंसाफ का मौक़िफ़ है ना, ये तो पीटीआई का मौक़िफ़ है, लेकिन इसके अगेंस्ट रिजर्वेशन ईसीपी की भी हैं, अपोजिशन जमातों के भी हैं। सेंट्रल हॉस साहब एक तो जवाब दे दीजिए। पहले जो पीडीएम पे इल्जाम लगा, पीपल्स पार्टी ने तो अपना जवाब दे दिया, बट दे आर नो मोर पार्ट ऑफ पीडीएम, बट यू आर स्टिल एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पीडीएम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। सो बाहर से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, और दूसरा ईवीएम के हवाले से। देखिए जी, मेरी बहन जरका मेरी क्लास 12 में रही है एनटीयू में। मेरे ख्याल में हमें हक़ाइक़ पे बात करनी चाहिए। पीडीएम को पैसा मिल रहा है या मीडिया को पैसा मिल रहा है, और हवाला किसका दे रहे हैं? इंडियन मीडिया का। इंडियन मीडिया ने कहा, ये इंडियन किसी रिटायर्ड जनरल ने कहा कि जी इनको पैसा दिया जा रहा है और ये किया जा रहा है। मेरे ख्याल में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया इस वक्त, और उसने हमारे कितने बेगुनाह कश्मीर को शहीद किया, हमारे बॉर्डर लाइन में कितने हमारे फौजी जवान शहीद हुए। हम उनके वो हमेशा डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, और फिर उनका हवाला देखकर मेरे ख्याल में ये इमेच्योरिटी है। हमें एक जिम्मेदार सियासतदान को अदा करना चाहिए कि मीडिया के दुश्मन की बातों पर यकीन करके उसी को हम मीडिया का करें, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी। सेंट्रल हॉस साहब, आपके स्काइप का कनेक्शन बहुत डिस्टर्ब है, तो अगर आप फोन लाइन पे वापस आ जाएं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। सेंट्रल हॉस साहब को फोन लाइन पे ले लें और फिर बाद में डिबेट का आगाज करते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम था सेंट्रल हॉस साहब, अब अपना जवाब कंप्लीट कीजिएगा प्लीज। जी मैं बात कर रहा था उस पीडीएम के कि ये जरका साहबा ने हम पे इल्जाम लगाया कि शायद पैसे में बाहर से आ रहे हैं। हमें अगर पैसे हमारे पास बाहर से आ रहे हैं तो आप हम सबूत दिखाएं। खाली इल्जाम तराशी तो ये अच्छा नहीं है। आप जैसी जिम्मेदार सियासतदान सेनेटर हैं
ये इल्जाम लगाएंगे। ये तो चलो एक वर्कर एक दूसरे के खिलाफ रखे रहते हैं। अगर आपके पास सबूत है तो आप हमें दिखाएं, आप मीडिया को दिखाएं, आप कोर्ट में जाएं कि हमें बाहर से फंडिंग आ रही है। हमारे पास सबूत है कि जी आपको जो है बाहर से पैसा आया और आपने इलेक्शन 18 में जो है वो किस तरह पैसा इस्तेमाल किया, किन किन अकाउंट्स में आया और कौन कौन अकाउंट्स आपने इलेक्शन के आपने विश्वास जब जमा कराया तो शो नहीं किए। उस पर कोर्ट पे फिर आप जाके स्टे लेते हैं, कभी हाई कोर्ट में कभी सुप्रीम कोर्ट में। तो मिसालें पहले अपना गिरबान में झांकना चाहिए, फिर उसे पे इल्जाम लगाना चाहिए। और जहाँ तक ईवीएम मशीन की बात है, देखो जिस इदारे इलेक्शन कराना है जी वो चीज के कह रहा है कि जी ये मशीन इसको इस्तेमाल करना नाकाबिल अमल फेल है। और इस मशीन से सबसे बड़ी बात जो है वो सिक्रेसी की होती है कि जी इलेक्शन बैलेट पेपर की सिक्रेसी कैमरा है कि मैं किसको या कोई आम शहरी जिसको वोट कर रहा है किसी को पता न चले सिवाय उसके। तो वो कह रहे हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये हम इसको इससे इलेक्शन के शफाफ होने पर सवालात उठेंगे। अब पहले एक इलेक्शन कमीशन अब एक इदारा कह रहा है कि जी ये नाकाबिल अमल चीज है। तो बेख्याल में हमें इसको अनाज छोड़ के गवर्नमेंट को तरीका ना छोड़ के उस पर भी और तरीकाकार उस पर की जाए जिससे इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। अगर ये देखो इसके लिए ये सारी चीजें जो हैं इसके लिए हुकूमत हमेशा जिम्मेदारी का मुजाहरा करती है। और देखो अगर मैं ये बात बार कहता हूँ कि अगर ये जो निज़ाम चल रहा है इसमें कोई हुकूमत से कोई तरह रटेंगी, ये सारी एक जिम्मेदार पोजीशन है जिसकी वजह से ये निज़ाम चल रहा है। और हम चाहते हैं चाहे लूरा लंगड़ा जैसा भी इसको चलता रहना चाहिए जमहूरी निज़ाम को, इसको आगे जारी रहना चाहिए। तो अब एक चीज अब भी इलेक्शन कमीशन के जो 2 मेंबरान की तकर्री है उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब एक खत लिखते हैं, मिस्टर पोजिशन लीडर दिसो, ये उनका तरीकाकार है। मामला कूल डाउन करें, तमाम सियासी पार्टियों को बुलाएं और इनकी इतनी गैर जिम्मेदाराना सोच है कि अफगानिस्तान जैसे इशू पे और फिर इंडिया जैसे इशू पे जब अभिनंदन यहाँ आया था या कोविड जैसे इशू पे उस मौके पे भी जब मुल्क की सालमियत को खतरा था उस वक्त भी ये हमारे पास हमें बुलाने के लिए हमारे साथ हमें अपने साथ बिठाने ठीक है। चलें इनका जवाब लेते हैं डॉक्टर जाका साहिबा से। लेकिन जो ईवीएम का मामला है, जो इलेक्शन इस्लाहात का, इस पे क्विक कमेंट सेनेटर आजिज धामरा साहब मैं आपका जरूर चाहूंगी एंड देन आई विल टेक द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट फ्रॉम डॉक्टर जाका। सेनेटर आजिज धामरा साहब। देखिए गरीदा, पहली बात तो मेरी बहन ने कही कि मेरी इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है क्योंकि मैंने कालाबाग डैम के हवाले से जिस फंडिंग का नाम लिया वो तमाम डैम उसमें शामिल थे। चलो ये लंबी एक बहस हो जाएगी कि किसकी इंफॉर्मेशन ठीक है या किसकी नहीं है। मैं आपकी इंफॉर्मेशन को चैलेंज नहीं कर रहा, मगर मैं आपसे चलो आपकी बात का जवाब लेना चाहता हूं कि दासू के लिए फंडिंग की गई और उस टाइम कितनी फंडिंग थी और अब उस फंडिंग में कितने पैसे पड़े हैं। तो ये दासू के लिए जो पैसे जमा किए थे, दासू के नाम से जो आपने जमा किए थे और फिर पाकिस्तानियों से आपने जमा किए थे, अब वो पैसे कहाँ हैं, किसने चोरी किए, किसने डाका मारा, कहाँ है वो साबिक चीफ जस्टिस साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे कि चलो दासू के लिए जवाब किया, ये कौम से धोखा क्यों किया आपने। चलो दासू की बात की और जहां तक आपने ईवीपी की बात की, इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है देखें वो तमाम काम इलेक्शन कमीशन का है, मगर यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो हुकूमत का है। इसलिए इंटरेस्ट है कि आपकी जो कारकर्दगी है वो इंतहाई नाकारा नाकाम है। आप अब ऐसे एक प्रोजेक्ट में हाथ डालना चाहते हैं जिसमें आपको किसी न किसी सूरत में इक़्तिदार में आना है। जैसे जो मशीन बनाता है उसने कहा कि इसमें साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो आप बैठ के बात करें, अपोजिशन से बात करें, अपोजिशन के एतराज को आप ये क्यों कन्वर्ट कर देते हैं इस बात में कि हम इस्लाहात नहीं चाहते। इस्लाहात के सबसे बड़े दाई हम हैं, हम विक्टिम हुए हैं, खासतौर पर पीपल्स पार्टी इस मुल्क में हमेशा विक्टिम रही है इस इलेक्शन की और धांधली की। और दूसरी बात यह है कि वो जो इलेक्शन जो सेनेट की इस्तेकाक कमेटी बनी हुई है इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से, उसमें एक खतरनाक बात यह है कि आपने आपने जो एक एक्स्ट्रा मेंबर गवर्नमेंट का दिया है उसमें जो वोटिंग का बैलेंस है वो टूट गया है। ये बड़ा खिलवाड़ हो रहा है पार्लियामानी तारीख के अंदर, उसकी प्रैक्टिस के अंदर। चलो सेनेट के चेयरमैन को इख्तियार है
मगर इख्तियार इस तरह होना चाहिए कि अगर एक पार्टी अपने मेंबर को चेंज करती है तो रिक्वेस्ट करती है चेयरमैन को, वो नोटिफाई करके इक्वल जो आपकी फिगर होती है वो रखी जाती है। ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो एक्स्ट्रा से हुकूमती मेंबर को डाल दें ताकि वोटिंग में जो है वो मेंबर अपना वोट डाल के और अपोजिशन की तमाम वोटिंग की सत्यानाश कर दे। ये मामूली बात नहीं है। अगर ये खिलवाड़ आपने किया, अगर आपके कांधे इस्तेमाल हुए तो ये पाकिस्तान की तारीख का सियातरीन बाप होगा। राइट, गॉट योर पॉइंट आजिज दामड़ा साहब। मैं लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लूंगी डॉक्टर ज़रका साहिबा से। डॉक्टर ज़रका साहिबा, ऑपोजिशन एतराज़ात करती है, ऑब्जेक्शंस करती है, किसी भी मामले पे, खासतौर पे ईवीएम पे, इलेक्शन इस्लाहात पे आप लोग रिजेक्ट कर देते हैं सुने बगैर। आप कहते हैं जी दुरुस्ती नहीं है, बैठना तो दूर की बात। ईसीपी ऑब्जेक्शन रेज करती है, आप कहते हैं जी बिल्कुल गलत है। आप कम अज कम बैठ के सुना तो सही ना ऑब्जेक्शन हैं क्या, तो फिर बात आगे बढ़ेगी। लास्ट कमेंट आपका। थैंक यू सो मच जी। मैं आजिज दामड़ा साहब मेरे बड़े रिस्पेक्टेड कॉलीग हैं, मैं इनको ये बताना चाहूँगी कि जो पैसे इकट्ठे हुए थे वो साकिब निसार साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इनिशिएटिव था और उन्हीं से आप सवाल पूछिए। इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कोई लेना देना नहीं था, एक बात। दूसरी बात ये कि आपने जो नाकारा और नाकाम के लफ्ज इस्तेमाल किए मुझे बहुत अच्छे लगे। बात मेरी गुजारिश, बात करने दें, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप भी मुझे बात करने दें। लेकिन एक मेरा सप्लीमेंट्री सवाल ले लें कि वो जो फंड था, एक तो द्यामिर भाषा डैम, मोहम्मद डैम के लिए था और वो प्राइम मिनिस्टर के नाम पे था वो फंड। डॉक्टर ज़रका साहब दोनों की तरफ से तो उन्होंने नाम, मेरी गुजारिश सुनिए, नाम उन्होंने जो भी दिया, पैसे, सारा इनिशिएटिव साकिब निसार का साहब का था। आप इस पे एक इंक्वायरी बिठा लेना, मुझसे ना पूछें आप। वाई डोंट यू आप प्रॉपर इंक्वायरी इस पे बिठाएं और ताकि सब कुछ पता चल जाए। पैसे अगर कहीं और डाइवर्ट, आप मुझे बात करने दें ना, बात करने दें। दूसरी बात जो है ईवीएम पाकिस्तान को आगे लेके जाने की है। सिंगल नेशनल करिकुलम की हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए। हम पाकिस्तान में जो भी 10 डैम बना रहे हैं, हम पाकिस्तान में सड़कें ज्यादा बना रहे हैं, पाकिस्तान में सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स लाए हैं, पनाहगाह एहसास प्रोग्राम, हम पाकिस्तान में जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं हेल्थ कार्ड के हवाले से, ये सब पाकिस्तानी लोगों के लिए हैं, उसको आगे ले जाने के लिए। डॉक्टर ज़रका, आप जरूर हमारे साथ बैठे एंड वी सिट एंड वी डिस्कस देम, लेकिन आप रिजेक्ट करते हैं तो आप पाकिस्तान को पीछे लेके जाते हैं। मंतक की बात कीजिए, डॉक्टर ज़रका, ये बात कीजिए, हम आपके साथ हैं, हुकूमत के साथ है कि आप रिजेक्ट कर देते हैं उनके एतराज़ात को। बैठते हैं, हमने बिल्कुल रिजेक्ट नहीं किया, हमने इनको बिठा के ईवीएम, सर गौस न्याजी साहब, ईवीएम की मशीन नेशनल असेंबली के मेन हॉल में लगी हुई है, आपकी सारी कमेटीज में उसको डिस्प्ले किया गया है, सब लोगों को अपॉर्चुनिटी दी गई है उसको एक्सपीरियंस करने की, और उसमें कोई इशू नहीं है। पिछले 3 बिफोर पीटीआई गवर्नमेंट ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, टाइम मेरे पास खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़रका साहिबा, सेंटर आजिज दामड़ा साहब, सेंटर गौस आजिज साहब। ये थे आज के प्रोग्राम के हवाले से डिबेट। आई सी यू इंशाल्लाह कमिंग मंडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।